हेलो एवरीवन, बी बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो मैंने जैसा कि आप लोगों से कहा था कि पीजीटी के हम लोग वीडियोस अब जो हैं वो बनाना शुरू करेंगे। तो पीजीटी में ये जो हमारा है ये फर्स्ट वीडियो है हमारा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सेट के बारे में। इसके बाद हम लोग रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। अलजेब्रा पोर्शन में हमारा पहला टॉपिक है सेट। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग बात करते हैं सेट के बारे में। यहाँ पे आपको बेसिक टू एडवांस सीखने को मिलेगा। यहाँ पर जो मैंने बात की है वो अभी मैं बेसिक के बारे में बात कर रहा हूँ, फिर बेसिक को धीरे धीरे एडवांस में लेकर के जाऊँगा। और कोई ज़्यादा टेक्नोलॉजी है नहीं, इस वजह से मैं खुद के नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ काफ़ी बुक से पढ़ करके, और वही आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आई होप मतलब आप लोगों को अगर नोट्स बनाने हो तो आप लोग इसी से बना सकते हैं। तो पहले बात करते हैं सेट क्या होता है। तो देखिए लिखा है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ सेम काइंड्स। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा कि सेट जो होता है वो क्या होता है, कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब पूरी तरीके से आपको इसमें बताया जाएगा कि आपको सेट के अंदर क्या रखना है। जैसे मान लीजिए सेट का मतलब एक तरीके से आप कलेक्शन को समझिए। जैसे मान लीजिए आप कई चीज़ों का कलेक्शन रखते हैं, आपके सामने एक बहुत बड़ा बॉक्स है, उसमें कई कलर की बॉल्स आपके पास पड़ी हुई हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की। मैंने उसमें से कहा रेड कलर और वाइट कलर्स की जितनी भी बॉल्स हैं उनको उठा करके आप यहाँ पर रख लो। तो आपने क्या किया, आपको वेल डिफाइंड तरीके से ये चीज़ पता चल गई कि हाँ हमें रेड कलर और वाइट कलर की गेंद्स को बॉल्स को रखना है। तो आपने उन्हीं को क्या किया, एक बॉक्स में रख लिया। तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, सेट कहेंगे। हमने आपसे कहा कई सारे लोगों का मतलब समूह था, उसमें से मैंने आपसे कहा 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं या 6 to 14 ईयर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ला करके आप लोग एक कलेक्शन बनाओ उनका। तो आपने क्या किया कि 6 to 14 ईयर्स के बीच में जितने भी बच्चे थे वहाँ पे चिल्ड्रेन थे, उन सबको ला करके आपने एक ग्रुप बना लिया। तो इसी को क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। यानी सेट में एक चीज़ पता चलिए कि आपको वेल डिफाइंड मैनर होता है, यानी पूरी तरीके से आपको डिफाइन किया जाएगा कि आपको किस तरीके की चीज़ को लेना है। ठीक है। और क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ सेम काइंड। तो 6 से 14 हैं तो सारे के सारे 6 से 14 के ही बच्चे होंगे। ठीक है। अभी आपको सेट के बारे में मान लेता हूँ कुछ नहीं पता, तो याद रखिएगा सेट को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है AB, यानी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोई भी सेट आपको लिखना है, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है कैपिटल A=, लिखा है, तो ये इस पूरे सेट का नाम क्या है, कैपिटल A है। सपोज करते हैं मैं इसी तरीके से एक और नाम लेना चाहता हूँ, और मैं ले लेता हूँ B=1 2 3 और 4, ऐसे करके मैंने क्या कर लिया, एक नया सेट लिख लिया। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। और याद रखिएगा सेट की स्टार्टिंग और एंडिंग में करली ब्रेसेस से ही इसको स्टार्ट किया जाता है और करली ब्रेसेस से ही इसको बंद किया जाता है। याद रखें इसको क्या बोलते हैं, करली ब्रेसेस बोलते हैं। लोगों के हेयर ऐसे मुड़े हुए होते हैं तो हम लोग उन्हें करली हेयर बोलते हैं। इसी तरीके से ये जो ब्रैकेट है ये भी एक करली शेप में ही है, दैट्स वाई वी हम लोग इसे कहते हैं करली ब्रैकेट। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, जो इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे जैसे ये लिखे जा रहे हैं वो सब क्या होगा, अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है तो उन सबको क्या किया जाएगा, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट यहाँ पर किया जाएगा। देखिए यहाँ पर स्मॉल A स्मॉल B स्मॉल C एंड स्मॉल D, और जितने भी ये लेटर्स होंगे ये सारे के सारे एक दूसरे से सेपरेट किए जाएंगे, किसकी मदद से, कॉमा की मदद से इनको सेपरेट किया जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 लिखा गया, इसको कॉमा की मदद से सेपरेट किया गया है। तो वही कह रहा है कि एलिमेंट्स ऑफ सेट डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स लाइक ABCD ETC एटसेट्रा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने दिखा दिया है कि लिखा है कि इफ़ ए, अब देखिए ये जो ए है एलिमेंट, यहाँ पर ए जो है ये एक एलिमेंट है किसका, कैपिटल ए का। बी भी किसका एलिमेंट है, कैपिटल ए का। सी भी किसका एलिमेंट है, कैपिटल ए का। डी भी किसका एलिमेंट है, ए का। यहाँ पे 1 2 3 4 बी का एलिमेंट है। तो अगर मान लीजिए हमें रिप्रेजेंट करना है ए जो है वो ए का है एलिमेंट, इफ़ ए इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ए देन वी कैन राइट ए बिलोंग्स टू ए। तो इसको इस तरीके से नहीं लिखना है आपको, कुछ और नहीं पढ़ना है। इसका मतलब होता है ये जो ई तरीके का बना हुआ है इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू ए, मतलब जो ये ए जो है ये एलिमेंट है किसका, ए का। सपोज करिए अगर हमको यहाँ पे लिखना होता 3 बी का एलिमेंट है तो हम लोग क्या लिखते हैं, 3 बिलोंग्स टू बी। इसी तरीके से तो हम लोग लिखते। और बताइए डी जो है, डी को कैसे लिखेंगे, तो डी बिलोंग्स टू ए, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है। तो ये आप लोगों को पता चल गया, कोई भी अगर एलिमेंट है किसी का तो यहाँ पे इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। तो देखिए इसका स्टेटमेंट होता है ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए।
ठीक है। अब मान लीजिए कैसा सिस्टम आता है, अगर मैं कह दूं कि 3 जो है वो ए का एलिमेंट है, तो आप लोग कहेंगे कि नहीं, ए के तो एलिमेंट ए बी सी डी है, 3 इसका एलिमेंट नहीं है। तो अगर जैसे मान लीजिए कोई भी किसी चीज़ का एलिमेंट नहीं है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज मैंने कहा 3 जो है एलिमेंट है ए का, तो ये बात गलत है ना, तो ये बिलोंग्स टू को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग दिखाएंगे 3 इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। तो इसी तरीके से देखो लिखा है इफ ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। अगर मान लेते हैं, हम इसको नहीं लिए, मान लेते हैं, सपोज करते हैं, इस केस में अगर हम लोग ए को ले ले 1 2 3, तो अब बताइए यहाँ पर क्या ए का एलिमेंट जो है वो यहाँ पर दे रखा है, 1 2 4 ले लेते हैं, नहीं तो हमारा ये वाला सिस्टम गलत हो जाएगा। अब देखिए क्या ए जो है वो ए का एलिमेंट है, नहीं है, देन वी कैन राइट इट लाइक ए इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सेट क्या होता है, सेट का कोई भी एलिमेंट होता है तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए 3 जो है वो एलिमेंट है बी का, देन 3 इज द एलिमेंट ऑफ बी। और फिर मैंने कहा कि ए जो है, डी जो है वो एलिमेंट है ए का, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। सपोज करते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि ए जो है वो 1 2 4 रखता है, देन 3 इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ ए, क्योंकि इसमें 3 ही एलिमेंट है, 1 2 एंड 4, इस तरीके से। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब सेट हम लोगों ने ऊपर लिख के बता तो दिया, ठीक है, लेकिन सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड अगर हम लोग बात करें तो लिखते हैं रोस्टर एंड टेबुलर मेथड। हम लोग जानते हैं टेबुलर यानी एक तरीके से टेबल को बता रहा है। तो टेबल जब हम लोग बनाते हैं तो पूरी तरीके से जितने भी एलिमेंट होते हैं उनमें सबको लिखते हैं। तो सबसे पहले रोस्टर और टेबुलर मेथड के बारे में जान लेते, फिर मैं इसको बताऊंगा। इन रोस्टर मेथड सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग करली ब्रैकेट्स। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता चल गया है कि सेट की स्टार्टिंग में करली ब्रैकेट लगता है और एंड में करली ब्रैकेट लगता है। एंड देयर एलिमेंट्स आर इनक्लोज्ड इन देयर करली ब्रैकेट्स, और इनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो करली ब्रैकेट के ही अंदर लिखे जाते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमा। ये मैं आप लोगों को ऊपर बता ही चुका हूँ। और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको सेपरेट किससे किया जाता है, कॉमा से सेपरेट किया जाता है। सपोज करते हैं कि एक ये वर्ड दिया गया है स्कूल। ठीक है, तो स्कूल को हमें क्या लिखना है, एक तरीके से हमें इसको सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो याद रखिएगा कि सेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो ये 2 एलिमेंट बराबर रिपीट हुए हैं इनको यहाँ पर ये रिपीट करके नहीं लिखता है। एक एलिमेंट सेट में क्या होता है, वो एक ही बार आता है, 2 बार कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एस जो है पूरे में यूनिक है तो एस को लिख दिया, सी जो है वो पूरे में यूनिक है तो सी को लिख दिया, एच जो है वो कहीं पर नॉन रिपीटेड नंबर है, एच लिख दिया। लेकिन ओ जो है वो 2 टाइम्स में रिपीट हुआ है, दैट मीन्स ओ को हम लोग कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। एल जो है वो सिंगल है, यूनिक एलिमेंट है, तो एल को लिख दिया। इसी तरीके से मान लो लिखते हैं राधा, RADHA। राधा को मान लीजिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो राधा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आर लिख दिया हमने। यहाँ पर देखो ए जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है, ठीक है, तो ए को कितनी बार लिख देंगे, एक बार लिख देंगे। फिर उसके बाद सपोज करो डी को लिखना है, तो डी को यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। फिर देखो यहाँ पे एच जो है वो भी सिंगल टाइम्स में आया, तो RADH इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, यानी क्या है, हमें किसी भी नंबर को रिपीट नहीं करना है यार। लेकिन इस मेथड में एक बहुत बड़ी दिक्कत सामने क्या आ गई कि जो कुछ भी डेटा होता है पूरा का पूरा इसको रिप्रेजेंट करना होता है। सपोज करो मैंने कह दिया कि एक ऐसा सेट लिखो जिसमें 1 से लेके 100 तक नंबर लिखने हैं। सपोज किया मैंने A1 मान लिया और उसमें मैंने क्या कहा, 1 2 3 4 ऐसे करके 100 तक नंबर लिखने हैं। अब सोचो ये आपका सेट जो है वो कितना बड़ा हो जाएगा। इसको आप 1 2 3 4 लिखते जा रहे लिखते जा रहे लिखते जा रहे लिखते जा रहे तो थक जाओगे। इस वजह से क्या हो गया कि ये इसकी एक ड्रॉबैक आ गई हमारे सामने कि इसमें जो है वो अगर सारे नंबर को हमें रिप्रेजेंट ही इस तरीके से करना पड़ेगा, तो अगर मान लीजिए जितने बड़े सेट जो बनेंगे उनको रिप्रेजेंट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। मैंने कहा कि मान लो सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स बनाओ, देन आपने क्या किया, A to Z 26 लेटर्स आप लिख रहे हैं पूरे के पूरे उसमें, तो यानी 26 लेटर्स का एक सेट जो है वो बहुत ही बड़ा बन जाएगा। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, रोस्टर और टेबुलर मेथड उतना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस वजह से सामने हमारे क्या आया, सेट बिल्डर मेथड आया, या इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी मेथड। प्रॉपर्टी मेथड का मतलब क्या है, मतलब जो भी एलिमेंट हमें लिखने हैं उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बता दो, मतलब प्रॉपर्टी के बारे में करली ब्रैकेट के अंदर बता दो।
ठीक है। तो जैसी आप प्रॉपर्टी बताओगे उसी के अकॉर्डिंग क्या होंगे, सारे के सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। तो देखते हैं जरा स्टेटमेंट क्या कहता है। कहता है इन दिस मेथड एनी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स प्रॉपर्टी, मतलब अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। राइटिंग उतनी ज़्यादा मैंने बनाई नहीं, जल्दी जल्दी मैंने लिख लिया है, ठीक है। तो हो सकता है राइटिंग समझने में प्रॉब्लम हो, तो आप लोग देख लीजिएगा। प्रॉपर्टी और रूल, और क्या होता है अपने रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाएगा। सपोज करते हैं ए के एलिमेंट लिया, उसमें क्या करेंगे हम लोग, एक्स माना इसके अंदर एलिमेंट है एक। अब इसको ये जो साइन होता है कॉलन का, इसको बोलते हैं सच दैट। सच दैट क्या माना, पी एक्स। अब पी एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स की प्रॉपर्टी को बता रहा है। पी एक्स क्या बता रहा है, एक्स की प्रॉपर्टी को बता रहा है। वेयर पी एक्स इज द प्रॉपर्टी बाई विच एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब पी एक्स की प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने सारे एलिमेंट इसमें रखे हैं। सपोज करते हैं ये नीचे वाला एग्जांपल थोड़ा कठिन दिया, मैं एक मान लेता हूँ, ऐसे मैंने दिया ए इक्वस टू, हमने यहाँ पर लिख लिया 1 2 3 4 एंड 5, हमने ये मान लिया, ठीक है। अब ये तो मैंने मान लो, इसके लिए हमें प्रॉपर्टी लिखनी है कोई, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर, क्योंकि देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है और नेचुरल नंबर भी किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एंड हम लोग क्या प्रॉपर्टी बताए, देखो 1 होना, 1 से शुरू होना चाहिए, यानी 1 जो ये x है, ये हमेशा क्या हो, 1 से बड़ा हो, और बड़ा ना हो और साथ में इक्वल भी हो सकता है, मतलब 1 से बड़ा हो और इक्वल भी हो सकता है, लेकिन छोटा रहे किससे, देखिए 5 से। अगर हम कह देंगे 5 से छोटा रहे तब तो ये 4 तक ही जाता है, इसलिए हमने क्या कह दिया, इक्वल टू 5। मतलब क्या है कि x क्या ऐसा है, नेचुरल नंबर है, 1 हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, और 5 हो सकता है और 5 से छोटा हो सकता है। तो 1 और 5 के बीच में कौन से नंबर आए, 2 3 4, और 1 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, यानी 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा पहली प्रॉपर्टी हुई। सेकेंड देखो एग्जाम्पल लिखा है 3 6 9 12, हम लोग देख रहे हैं ये 3 के मल्टीपल्स लिखे हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो हमने क्या लिया, x ऐसा नंबर माना कि x इक्वल टू 3n, मतलब क्या है, n बराबर पहले 1, अच्छा देखो यहाँ पे जब n की जगह 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3 आ जाएगा, n की जगह 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, n की जगह 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, n की जगह 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा। मतलब n को हमें ऐसा डिफाइन करना है कि n 1 से लेके 4 तक चले, जब यहाँ पे 1 आएगा तो ये 3 आएगा, जब यहाँ 2 आएगा तो यहाँ 6 आएगा, जब यहाँ 3 आएगा तो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ 4 आएगा तो यहाँ 12 आएगा। तो हमने कहा n जो है नेचुरल नंबर है, क्योंकि 1 से 4 तक जाना है। n जो है वो 1 से तो बड़ा हो और इक्वल हो सकता है, और 4 से क्या हो, छोटा हो, इक्वल हो सकता है। यहाँ मैंने गलती से n लिख दिया था तो काटना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने n इक्वल टू 4, n की वैल्यू 4 की इक्वेटिंग कर दी, ठीक है। सपोज करते हैं कि अब मैंने कह दिया, मान लो ऊपर मैं कह देता, अगर मान लो इस वाले मेथड में जो ये आई रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में लिखा, मैं कहता सारे इवन नंबर लिखो, तो आप क्या करते, 2 4 6 8 12 इस तरीके, 10 12 इस तरीके से करते, कितने लिखते, नहीं लिख पाते। तो यहाँ पर मैंने क्या कह दिया, सीधा a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इवन नंबर। मतलब क्या होगा, अब इसका कैसा सेट बनेगा, यहाँ पर 2 4 6 8 10 ऐसे ऐसे करते हुए ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ठीक है। यानी हमें ये चीज़ पता चल गई है कि जो सेट बिल्डर मेथड है उसमें केवल प्रॉपर्टी बता दो और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। जैसे यहाँ से हमने क्या बोला था, 1 to 100 हमें लिखना है, तो 1 to 100 अगर इसमें लिखना हो तो कैसे कह देंगे हम लोग, a इक्वल टू यहाँ से क्या बोल दिया, x सच दैट, अब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, और हम क्या इसकी प्रॉपर्टी लिख दें, 1 से तो बड़ा हो कौन, x, लेकिन छोटा हो या इक्वल हो कहाँ तक, 100 तक। तो ये 1 से शुरू करेगा और 100 तक ले जाएगा। तो देखो अब इतना बड़ा जो हमें 100 तक लिखना रहता है उसकी जगह पे हमने डायरेक्ट क्या कर लिया, इसकी प्रॉपर्टी के बेस्ड पर एक और सेट लिख दिया। दैट्स वाई क्या होता है, ये प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर मेथड जो है वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो ये तो बेसिक है, अभी हम लोग बेसिक पे ही बात कर रहे हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ सेट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, सेट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले नल सेट या एम्प्टी सेट के बारे में। तो नल सेट क्या होता है, नल सेट यानी नल माने नल एंड वॉइड, कुछ भी नहीं इसमें होता है, ठीक है।
मतलब पूरी तरीके से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो इसके अंदर हो। किस तरीके से, जैसे कह दिया अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, इन इट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल सेट एंड वॉइड सेट। इसमें क्या, इसे नल और वॉइड सेट कहते हैं। इसको किस तरीके से, करली ब्रैकेट सिर्फ रख दें और बीच में कोई एलिमेंट ना लिखें, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस फाई की तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई मतलब क्या कहलाता है कि फाई जो है वो एक भी एलिमेंट को नहीं रिप्रेजेंट करता है। लेकिन फाई लिखते टाइम एक गलती आप लोग ये ना करना कि कभी भी फाई को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें। फाई को इस तरीके से करली ब्रेसेस के अंदर रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि सिंगल एलिमेंट, मतलब क्या है, सिंगल एलिमेंट इसके अंदर है, और सिंगल एलिमेंट वो है कौन सा, फाई है। ठीक है, सिर्फ आपको जब भी नल सेट दिखाना होगा तो ऐसे लिखोगे, कभी भी उसके करली ब्रैकेट नहीं लगाओगे। अगर करली ब्रैकेट लगा दिए तो इसका मतलब फाई, मतलब सेट के अंदर एक एलिमेंट है और उसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है, फाई से, ऐसा मान लिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही केयरफुली आप लोग याद रखिएगा कि जो फाई है उसको अकेला ही लिखिएगा, कभी भी उस पर करली ब्रैकेट नहीं लगाइएगा। अब कैसे डिफाइन करते हैं, सपोज क्या इन्होंने कहा है कि ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसा। इन्होंने कहा 5 से तो बड़ा होना चाहिए एक्स, लेकिन 6 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं जो 5 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो। अब 5.5 तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि वो नेचुरल नंबर में नहीं आएगा, फिर वो डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसी तरीके से सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट में क्या हो जाता है कि जिसमें एक सिंगल एलिमेंट हो उसे क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। जैसे इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर आपको पता है सारे ही ऑड होते हैं, केवल एकमात्र ऐसा एक ही ऐसा नंबर होता है जो कि क्या होता है, इवन प्राइम होता है, दैट इज 2। ठीक है, तो वैसा अगर सेट बनाते हैं तो उसमें एक ही एलिमेंट आएगा जो कि क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा हमारा। ठीक है, अगर इसी की हम लोग रेंज कर दें, हम कहते हैं 4 से बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए, तो यानी 4 और 6 के बीच में 5 आ जाएगा, तो सिंगल एलिमेंट को 5 को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो सिंगलटन सेट कहलाता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में क्या होता है कि ऐसा सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज वेल डिफाइंड एंड फाइनाइट, मतलब जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, जिनको हम लोग गिन सकते हैं। सपोज जैसे मैंने पीछे अभी पहले रिप्रेजेंट किया था 1 से 100 तक के मतलब नेचुरल नंबर लिखना, तो वो क्या होते हैं, फाइनाइट सेट में आएगा। लेकिन सपोज करो अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें ए इक्वस टू 1 2 3 4 डैट 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 डैश, ऐसे मैंने कह दिया, तो ये किस में आता है, इनफाइनाइट सेट में आता है। यह हम लोग इस तरीके से लिख दें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। तो इसको कैसे मान लेते हैं, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करते हुए, अब क्योंकि नेचुरल नंबर्स का सेट है, हमने इसकी कोई लिमिट तो डिफाइंड की नहीं कि कहाँ तक जाना है, तो ये इनफाइनाइट तक वर्क करेगा। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्डर ऑफ सेट। ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है, ऑर्डर ऑफ सेट हम लोगों को बताता है कि किसी भी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। जैसे कोई एक ए सेट है, इसके अंदर 1 2 3 4 कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसको लिखते कैसे हैं, नंबर ऑफ एज, यानी एन ए लिख देते हैं, या ऑर्डर ऑफ ए, ओ ए लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत ईजी टॉपिक है, अगर मान लीजिए यहाँ तक 100 तक होते तो एक ऑर्डर कितना हो जाता, 100 हो जाता। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट का मतलब होता है, सीधे सीधे शब्दों में इतने शब्द ना देख करके, मतलब ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे 1 2 3 4, तो इसमें भी 1 2 3 4। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है, यानी ऑर्डर दोनों का बराबर है। ऑर्डर बराबर होने के साथ साथ जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी होने चाहिए वो भी सेम होना चाहिए। हालांकि इनका बिल्कुल ऑर्डर मतलब ये नहीं सेम होना चाहिए कि पहले 1 लिखा तो यहाँ पर भी 1, मतलब जो एलिमेंट इसमें होने चाहिए सेम एलिमेंट्स इसमें भी होने चाहिए। ठीक है, और मस्ट चीज़ है, ऑर्डर तो सेम होगा ही होगा, नहीं तो इसके एलिमेंट बराबर ही नहीं होंगे। मतलब ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिप्रेजेंट इनसाइड द सेट आल्सो सेम, तो यहाँ पर ये भी सेम होने चाहिए, यानी ए के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वही सारे एलिमेंट्स भी किसके अंदर होने चाहिए, बी के अंदर होने चाहिए। और इक्वल सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए इज इक्वल टू बी, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, अब तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंट सेट क्या करता है, केवल ऑर्डर पर बेस्ड होता है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भले अलग अलग हो। जैसे मैंने कह दिया कि जैसे ऐसे मैं बोल दूं कि ए जो है वो कोई एक सेट है, इसमें क्या है 1 2 3 4,
इतने एलिमेंट्स हैं, और बी जो है वो उसमें क्या है, ए बी सी एंड डी, ये 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो अब एक बताइए, इसमें इसमें क्या जो 1 2 3 4 है वो क्या इसमें भी है? नहीं, इसमें क्या करते हैं, सिर्फ ऑर्डर इनका सेम है, क्योंकि ये भी 4 ऑर्डर का है, 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं, और बी भी क्या है, 1 2 3 4, ये भी 4 एलिमेंट्स का है। तो इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, अगर इनके ऑर्डर सेम है दैट इज सेट इज इक्विवेलेंट। ठीक है, वहाँ पर एलिमेंट्स से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, सबसेट एंड सुपरसेट की बात करते हैं। सबसेट एंड सुपरसेट की कैसे बात करते हैं, सपोज करते हैं कि ए जो है उसके अंदर 1 3 इस तरीके से है, और बी को ये एक ऐसा सेट दिया है जहाँ पे 1 2 3 एंड 4 इस तरीके से दिया गया है। तो यानी हम लोग देखते हैं कि बी के जितने भी एलिमेंट हैं, यानी 1 3, वो ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब किस में पाए जा रहे हैं, बी में पाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ बी में क्या है, अपने भी कुछ एलिमेंट्स हैं, मतलब ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो किस में पाए जा रहे हैं, बी में पाए जा रहे हैं। तो ए जो क्या कहलाएगा, वो बी का सब सेट कहलाएगा। सब माने छोटा, एक तरीके से मतलब ए के सारे एलिमेंट्स में बी में पाए जा रहे हैं, लेकिन बी के अपने पास हैं, और ये सब कहलाता है। तो जो बड़ा वाला होता है इसको हम लोग सुपर सेट कहते हैं। ठीक है, यानी बी हमारा सुपर सेट होगा एंड ए हमारा क्या कहलाएगा, सब सेट कहलाएगा। तो सॉरी, यहाँ पे लिखा है इफ़ ए बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। देखिए सारे एलिमेंट जो हैं उस सेट ए के बिलोंगिंग टू सेट बी, अगर सेट बी से बिलोंग करते हैं, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। तो ए क्या कहलाएगा, बी का सबसेट कहलाएगा, और बी क्या कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा, किसका, ए का। और इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज इक्वल टू बी। ऐसे अगर मान लीजिए एलिमेंट इक्वल भी हो सकते हैं, तब भी ए के सारे एलिमेंट किस में पाए जाएंगे, बी में पाए जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर भी 1 2 3 4 होता, तो भी ए के सारे एलिमेंट किस में पाए जाते, बी में पाए जाते। यानी ए क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है बी के। इसी तरीके से इसका भी जो साइन है वो इस तरीके का है कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सुपरसेट। ठीक है, अब एक इसमें टॉपिक आया सबसेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसेट। सबसे पहले तो पता करते हैं कि मान लीजिए कोई अगर एलिमेंट दिए गए हैं तो उसमें कितने सबसेट पाए जाएंगे, ये निकालना। ठीक है, तो इस पर हम लोग एक मतलब काफ़ी लंबी चर्चा करेंगे। पहले हम लोग ये जानते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स के बारे में। मान लीजिए एक्स कोई एक सेट है, उसमें कितने 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो हम कैसे जानेंगे कि इन 4 एलिमेंट्स से सबसेट कितने बनेंगे। तो यानी कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, यानी n की वैल्यू तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x इक्वल टू 2 दी पावर n, जहाँ पे n क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4 यानी 16। यानी इस x के कितने सबसेट बन सकते हैं, 16 सबसेट बन सकते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पर लिखा कि a कोई है, वहाँ पर कितना दिया है 1 2 3, इस तरीके से ये 3 एलिमेंट इसमें दे दिए गए हैं। तो यानी n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हुई, 3 हुई। नंबर ऑफ सबसेट अगर हमें निकालने हो, नंबर ऑफ सबसेट की अगर हम लोग बात करें, यानी 2 दी पावर 3, यानी ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब याद रखना सबसेट की एक कंडीशन होती है कि किसी में भी जब सबसेट निकालते हैं तो जो 5 होता है यानी नल सेट होता है, वो जरूर एक मतलब एक सबसेट की तरह काम करता है। तो अगर हम लोग इसके सबसेट बनाएं, तो अगर अच्छा सबसेट लिखते हैं, सबसेट बनाते हैं, तो याद रखना 8 आने चाहिए। तो देखते हैं कितने आते हैं। सबसे पहले 5 पहला हो गया, फिर उसके बाद एक एक एलिमेंट को ले लें, 1 हो गया, फिर इसी तरीके से 2, ये भी सबसेट है, छोटा है इससे, फिर इस तरीके से 3 ले लें। ठीक है, फिर इस तरीके से अब की बार क्या ले लें, 1 और 2 ले लें। फिर उसके बाद क्या ले लें, अब की बार 1 और 3 ले लेते हैं। फिर अब की बार क्या लेते हैं, 2 और 3 ले लेते हैं। फिर उसके बाद सारे ले लिए, तो अब की बार में 1 2 और 3 भी ले लेते हैं। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए हमारे सामने कितने सबसेट मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी इससे हमें पता चला कि हाँ, अगर कभी हमें सबसेट निकालने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट, तो हमें इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सीधा क्या कर दें, 2 दी पावर n, ये जो फार्मूला होता है इसको हम लोग लिख लें, और n में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर लें, और इसी के बेसिस पे क्या होगा, सबसेट भी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देता हूँ कि 1 2 इसके दिए हैं, तो इसके कितने होंगे, 4 होंगे। तो 4 होंगे तो जाहिर सी बात है पहला क्या होगा, 5 होगा, फिर अगला क्या होगा, 1 होगा, फिर अगला क्या होगा, 2 होगा, फिर इसी तरीके से क्या हो जाएगा, 1
2, ये दोनों हो जाएंगे। तो देखिए सारे हो गए। तो देखिए नंबर ऑफ सबसेट्स कितने निकले, 4 निकले। आप लोगों को एक वर्क देता हूँ करने के लिए, नंबर ऑफ सबसेट्स इसके निकालने हैं, ठीक है। 3, 4, 5, 6 सिर्फ लिखने नहीं, आप लोग बताइए कितने सबसेट बनेंगे और कौन कौन बनेंगे। कमेंट बॉक्स पे अगर हो सके तो कमेंट जरूर कीजिएगा। 3, 4, 5, 6 की क्या है। तैयारी अच्छी होगी आप ही लोगों की, उस हिसाब से जैसा आपको मन हो आप लोग देख लीजिएगा उस हिसाब से। अब देखिए हम लोग बात करते हैं किसकी, प्रॉपर सबसेट के बारे में बात करते हैं। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, तो याद रखिएगा प्रॉपर सबसेट की एक खास बात क्या है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एलिमेंट ऑफ बी, हर एक एलिमेंट जो है ए का वो बी में पाया जाना चाहिए। मतलब जैसे हम लोग इस तरीके से अगर मान लो हम लोग कह दें कि यहाँ पर ए इक्वल टू क्या है 1, 2, 3, ठीक है, एंड बी इक्वल टू क्या ले लें 1, 2, 3 एंड 4, हम इस तरीके से ले लें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि हर एक एलिमेंट ए का जो है वो बी में होना चाहिए, लेकिन ए और बी क्या होने चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है। इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा, मतलब वो और वही सेम हो जाएंगे तो वो सबसेट बन जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है इसमें, एक बात याद रखना, प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि कभी भी ए और बी जो है वो आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। इसीलिए क्या है, देखिए याद करो हम लोग जो पिछला वाला लिखे थे, जो ये वाला हम लोग लिखे थे, देखो यहाँ पर लिखे थे, कहाँ चला गया, हाँ जो ये लिख रहे थे, इसमें क्या था, बराबर होने की कंडीशन थी। क्या था कि अगर मान लो सबसेट ऐसे हम लोग बनाते कि जैसे यहाँ पर देखो हम लोगों ने बनाए हैं सबसेट, तो इसमें केस में क्या हुआ, ए का ही सबसेट बनाया कि नहीं, ये बनाया 1, 2, 3, 4, तो देखो कंडीशन थी कि हाँ किसी तरीके से अगर इसका 1, 2, 3 है, सबसेट जो है वो ए यानी जो हम लोगों ने सेट दिया था उसके बराबर हो सकता है। लेकिन प्रॉपर सेट में क्या होता है, याद रखना कि कभी भी ये मैक्सिमम ऑर्डर को कंसीडर ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ए क्या रहता है, हमेशा बी से छोटा रहता है, और छोटे का साइन हम लोग इस तरीके से बनाते हैं चोंचबंद तरीके से, तो उसी तरीके से सिर्फ ये रखा गया, यानी प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, ठीक है। ए और बी कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे, दो अलग अलग सेट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पावर ऑफ अ सेट। पावर सेट जो है वो थोड़ा मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट क्या होता है, क्योंकि इसको समझने में काफ़ी दिक्कत आती है। अब समझने में क्या दिक्कत आती है, देखो आप लोगों को, जैसे मैं कहता हूँ, मैंने कहा कि जैसे मान लो ए क्या है यहाँ पर 1 और 2 नाम का ऐसे हम लोगों को सेट दे दिया गया। अच्छा अगर हम लोग मान लो इसके सबसेट बनाते हैं तो क्या आएंगे, एक आएगा 5, एक आएगा 1 इस तरीके से, फिर एक आएगा 2, फिर एक आएगा क्या 1 और 2। याद रखना जो ये सबसेट आए हैं, इन सबसेट का अगर हम लोग एक सेट बना लेते हैं, इन सबसेट से एक अगर हम लोग सेट बना लेते हैं, सेट का मतलब 5 पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट, मतलब सेट ऑफ सबसेट, ठीक है। मतलब इसी को क्या बोल देंगे, पावर ऑफ ए, यानी जो सबसेट के जो भी सेट होंगे, ठीक है, यानी जो सबसेट को मिला करके अगर हम लोग एक सेट बना लें तो उसी को क्या बोलते हैं, पावर सेट ऑफ ए। अच्छा अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, सपोज करो अगर हम लोगों को पावर सेट ए के नंबर निकालने हो तो हमें क्या करना होगा, तो अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाना, यानी देखो पावर सेट ऑफ ए के अंदर एलिमेंट कितने हैं, उतने ही एलिमेंट हैं जितने किसी एक सेट के सबसेट बनते हैं, ठीक है। अब मेरा मतलब समझना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ए, पावर सेट में एलिमेंट कितने हैं, अब आप ही बताओ पावर सेट में एलिमेंट कितने हैं, तो आप कहोगे कि जितने कितने एलिमेंट होंगे, जितने क्या होंगे, सबसेट ऑफ ए होंगे, जितने सबसेट ऑफ ए होंगे, हाँ या ना, जितने सबसेट ऑफ ए होंगे। और ए के सबसेट निकालते कैसे हैं, 2 दी पावर n करके निकालते हैं, बोलो हाँ या ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट क्या होंगे, तो भाई जब सबसेट का ही हम लोग सेट बना रहे हैं तो उतने ही एलिमेंट होंगे जितने सबसेट ऑफ ए होंगे, और सबसेट ऑफ ए निकलते कितने हैं, 2 दी पावर n। अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, यानी ऐसे कैसे निकाले, मतलब इसका मतलब होता है ऑर्डर, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू 2 दी पावर n। ये कंक्लूजन आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इज इक्वल टू 2 दी पावर n, अभी मैंने बताया। अब चलो जरा इसकी थ्योरी देख लेते हैं। तो पावर सेट क्या कहलाता है कि इट इज़ अ सेट ऑफ कंटेनिंग ऑल द सबसेट्स एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। सपोज किया है हमने यहाँ पे कैसे लिया, x क्या है,
एक्स क्या है, सबसेट हैं ऑफ ए के, मतलब ए के जितने भी सबसेट हैं वो एक तरीके से एक्स का काम करते हैं। यहाँ पे एक्स बराबर x1 x2 x3 xn लिखा है, मतलब ये भी सबसेट, ये भी सबसेट, ये भी सबसेट, ये भी सबसेट, यानी कितने सबसेट हैं, n सबसेट बने हैं। ठीक है, यानी नंबर ऑफ पी एक्स इक्वल टू दी पावर n, ये मैंने अभी आप लोगों को प्रूफ करके दिखाया है कि नंबर ऑफ पावर सेट इक्वल टू दी पावर n, क्योंकि नंबर ऑफ सबसेट्स के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो a इक्वल टू यही लिया इस तरीके से, तो बोलो आप लोगों को आइडेंटिटी समझ में आ गई होगी। और याद रखना फाई जो होता है, फाई ये जो लिखा है ये फाई, ये हर एक मतलब क्या कहते हैं, किसी भी सेट के अगर सबसेट निकालोगे तो पहला सबसेट फाई ही माना जाएगा। ठीक है, अब कुछ नोट वगैरह आप लोगों को दिखा देते हैं। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, याद रखना हर एक सेट जो होता है वो सबसेट होता है खुद का। ठीक है, कैसे ये पता चला, तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि a बराबर 1 2 लिया, ये हमारा सेट था, और जब इसके सबसेट निकाला तो देखो लास्ट में कैसा सबसेट आया, एक 1 2 आया, मतलब खुद भी, मतलब जो खुद सेट है वो एक सबसेट की तरह भी काम कर रहा है, मतलब ये सबसेट जो है वो सेट की तरह भी काम कर रहा है। तो वही कह रहे हैं हर एक सेट जो होते हैं वो सबसेट होता है खुद के अंदर। ठीक है, अब लिखा है इफ एनी सेट इज हैविंग एन एलिमेंट, कोई भी सेट एन एलिमेंट करता है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स टू दी पावर n, ये तो आपको पता चल गया होगा। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट टू दी पावर n-1, प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, अब आप लोग ही बताओ प्रॉपर सबसेट में क्या, अभी मैंने बताया था कि प्रॉपर सबसेट में हमेशा वो उससे छोटा ही रहेगा, मतलब ए जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, बी से कम ही रहेगा, एक एलिमेंट कम रहेगा, तो इस वजह से टू दी पावर n-1 लेते हैं। फिर देखो लिखा फाई इज ऑलवेज द एलिमेंट ऑफ एनी सेट, किसी भी सेट में फाई एलिमेंट, फाई माने तो कुछो नहीं ना, तो कुछो नहीं कितने भी बार लगाई दो कुछो नहीं रहेगा, तो किसी का भी होगा। फिर लिखा है प्रॉपर सबसेट ऑफ फाई इज नॉट डिफाइंड, अब देखो फाई का प्रॉपर सबसेट, अरे ये तो खुद ही कुछ नहीं है, अगर इसका सबसेट इसके सबसेट बनाओगे तो कुछ नहीं के सबसेट कुछ नहीं। ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट अगर इसके कुछ नहीं के बनाए तो नॉट डिफाइंड यानी कुछ नहीं बनेंगे, जब कुछ है ही नहीं तो उसके सबसेट क्या बनाओगे, आप ही बता दो। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, तो उसके सबसेट होंगे ही नहीं। अब देखिए अलजेब्राइक ऑफसेट, जैसे मैथमेटिक्स में ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवाइड होता है, इसी तरीके से क्या होता है अलजेब्रा में भी कई सारे ऑपरेशंस पाए जाते हैं। जैसे यूनियन का ऑपरेशन होता है, जैसे हमने कहा ए यूनियन बी, तो कह रहा है कि किस तरीके से, जैसे मान लीजिए ए कोई एक एलिमेंट है 1 2 3, ये है एक्स का भी एलिमेंट होना चाहिए, या चाहे एक्स का एलिमेंट हो या बी का, ए का एलिमेंट हो चाहे बी का हो, मतलब दोनों में से किसी एक का होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 1 इसमें है इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी या तो ए का हो या बी का हो, हम लोग लिख लेंगे, तो 1 लिख लिया हमने। ठीक है, 2 इसमें भी है इसमें भी है तो भी लिख लिया, 3 इसमें भी है इसमें भी है लिख लिया, क्या 4 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन किसी एक में भी होना चाहिए तो 4 भी लिख लिया। और इसका साइन क्या होता है, ये यू शेप में, यूनियन होता है तो यू शेप में, मतलब ए यूनियन बी, ये दो सेट थे, यानी इसमें है किसी में नहीं है तो कोई बात नहीं, ए या बी में से किसी एक में भी होना चाहिए, नहीं 1 2 3 4 इस तरीके से लिख दिया। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इसमें एंड की कंडीशन लगती है, एंड का कंडीशन मतलब ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए तभी लगेगा। इसका साइन कैसा होता है इंटरसेक्शन का, इस तरीके से उल्टे यू की तरह हम लोग बनाते हैं। तो देखो 1 जो है इसमें नहीं, लेकिन दोनों में होना चाहिए, इस वजह से इंटरसेक्शन में इसको नहीं लेंगे। देखो 2 और 3 इसमें भी है 2 3 इसमें भी है, तो जो दोनों में मिले वही लिखेंगे, तो यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2 3 इस तरीके से आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को बहुत अच्छे से समझाना है, चलो मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लिया मैंने a इक्वल टू यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 एंड 5 इस तरीके से लिख दिया। अब मैंने b इक्वल टू क्या लिखा, यहाँ पर लिखा 4 5 6 7 8 इस तरीके से लिख दिया। अब देखो क्या करना है, हमने कहा मान लो a माइनस बी और b माइनस ए अगर इसका निकालो तो डिफरेंस क्या आएगा, ये दोनों में आप देखना। a माइनस बी का मतलब b में जो कॉमन एलिमेंट मिल रहा है वो a से क्या कर दो, माइनस कर दो, यानी b में कॉमन एलिमेंट क्या मिल रहा है 4 5, तो इसमें से क्या कर दो 4 5 को माइनस कर दो, और फिर जितने बचे हैं a के अंदर वो लिख दो, यानी 1 2 3 इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब b माइनस ए जो आगे होता है उसका भौकाल बहुत ज़्यादा होता है, यानी b वालों को तो कटा देगा,
लेकिन अपने वाले में भौकाल दिखा करके अपने सारे एलिमेंट रख के रहेगा। अब इसने कहा चलो तुमने एक बार भौकाली बन लिया, अब हम भी एक बार भौकाली भाई साहब बन लेते, अपना भौकाल दिखाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा चलो दिखाओ भैया भौकाल, हम देख लेते हैं। तो इसने कहा लो, इसने कहा बी में से ए घटा रहे हैं, मतलब ए में जो कॉमन है वो हटा दो बी से। ए में कॉमन क्या है 4 5, तो यानी बी से 4 5 घटा दिए। तो उसने कहा लो बेटा भौकाल हमारा भी, हमारे पास भी बच गए एलिमेंट, तो अपना ही दिखाते हो, हम घटा देंगे। यानी याद रखना कि जब भी घटाएंगे जो पीछे वाला एलिमेंट होगा उसके कॉमन एलिमेंट तो ए से घटा देंगे, लेकिन फिर जो ए के पास बच जाएगा, जो आगे वाले सेट के पास बच जाएंगे वो लिख दिए जाएंगे। इसी तरह बी था, बी में से कॉमन घटा दिए, लेकिन बी के पास जो एलिमेंट थे वो जो बच गए वो उन्होंने डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिए। तो ये कहलाता है क्या, डिफरेंस कहलाता है टू सेट का। ठीक है, तो यहीं पर देखो लिखा है यहाँ पे 1 2 3, यहाँ लिखा है बी में 2 3 1, तो ए माइनस बी करेंगे तो कॉमन एलिमेंट क्या है 2 3 2 3। अगर ए में से घटाएंगे तो क्या बचेगा 1, यानी ए में से बी घटाया 1 बचा। और देखो बी में से अगर मान लो ए घटा देते हैं तो क्या बचता है, यहाँ पे देखो 2 3 कॉमन, इसके साथ 2 3 कॉमन, तो बचा क्या 4 बचा, यानी यहाँ पर क्या लिख दिया 4 लिख दिया। समझ में आ गया बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर डिफरेंस आ गया। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या आता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट यानी डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी क्या रिप्रेजेंट किया, डेल्टा से रिप्रेजेंट कर लिया, तो ए डेल्टा बी, तो इसको कैसे लिखते हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, इसमें क्या है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब इसको निकालेंगे कैसे, सपोज कर लेते हैं ए बराबर हमने मान लो वही ले लें 1 2 3 4 ऐसे ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा कम लेते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं बी बराबर क्या लिख लेते हैं हम लोग 2 3 4 ऐसे हम लोग लिख लेते हैं 2 3 4, और यहाँ पे लिख लेते हैं 5। तो सबसे पहले अब वो निकालने के लिए यानी ए डेल्टा बी क्या होता है पता है, ए माइनस बी फिर यूनियन फिर एक बार b माइनस ए। तो ऐसा निकालने के लिए सबसे पहले याद रखना a इंटरसेक्शन b ले लेना। पहले हमें कॉमन टर्म तो पता चले क्या है, तो कॉमन टर्म में हमें पता चला 2 3 4 पता चल गए। ठीक है, अब हमें निकालना है a माइनस बी, तो इसमें क्या होता है मतलब कॉमन टर्म हटा के a के टर्म लिख दो। तो देखो कॉमन टर्म क्या है 2 3 4, तो 2 3 4 हटा देंगे, यानी इसका क्या आएगा 1 आएगा। फिर इसी तरह b माइनस ए अगर निकालते हैं तो फिर से यही पता चलेगा, कॉमन सेट हटा दो, कॉमन 2 3 4 थे तो 2 3 4 को हटाया, तो यहाँ से कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन लिखना है, तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, यानी यहाँ से कितना आ गया यूनियन ए 1 और 5 और लगा था ना वहाँ पे 1 और 5, ये आया आंसर। इसी को हम लोग क्या लिख देंगे ए डेल्टा बी। ठीक है, तो इसी से हमें क्या पता चला, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स पता चल गया। इस तरीके से ही कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। फिर देखो बात करते हैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री सेट। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट की बात करें, जैसे हमने मान लो क्या कह दिया कॉम्प्लीमेंट्री सेट में कि जैसे हमने कहा कि इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री सेट को सबसे पहले ए डैश या ए सी से रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट। जैसे मैंने कहा कि वॉवेल को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट, जैसे मान लो ये एक तरीके से डब्बा है जिसमें सारे के सारे क्या पड़े हुए हैं, अल्फ़ाबेट पड़े हुए हैं, अल्फ़ाबेट पड़े हुए हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट में ये क्या ले लिया ए ई आई ओ यू, इसमें क्या है वॉवेल पड़े हुए हैं। यानी अगर वॉवेल को छोड़ दें तो बाकी बचा हुआ ये जो सेट है ये बाकी बचे हुए अल्फ़ाबेट्स होंगे। अगर हम लोग इसको नाम ए दे दें, अगर इस वॉवेल वाले को नाम ए दे दें, तो जो अब ये बचा हुआ है इसको बोलेंगे ए डैश या ए सी बोलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, मतलब क्या होगा कि जो ए है सेट, ए के अलावा बाकी बचा हुआ जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब क्या कहलाएंगी, ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। इसी तरीके से हमने मान लिया ये जो सेट है ये ए है और ये पूरा यूनियन है, तो ए डैश क्या होंगे बाकी बचे हुए अल्फ़ाबेट्स, एक तरीके से मान सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट। बाकी डेफिनेशन आप देख लेना। डिसजॉइंट सेट का क्या मतलब होता है, डिसजॉइंट सेट का मतलब है कि जैसे मान लो इस तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट्री सेट इस तरीके से दिया, मतलब यूनियन दिया हुआ था, अगर ये मान लो ए मान लेते हैं और ये मान लो बी मान लेते हैं, तो बताइए क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। मतलब अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें तो ना तो इसमें कोई एलिमेंट है ना इसमें, दोनों में होना चाहिए एलिमेंट इंटरसेक्शन में। मैंने आपको बताया था जो इसमें हो वो
इसमें भी हो, क्या इन दोनों में कुछ मिल रहा? ओवरलैपिंग ही नहीं हो रही तो मिलेगा कहाँ से? तो जब कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो इस तरीके के सेट क्या कहलाते हैं? डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। ठीक है, बाकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप लोग पहले से ही देखते आए हो कि क्या बोलते हैं। सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलते हैं? आपको पता है कि चाहे 5 में 4 को जोड़ो, चाहे 4 में 5 को जोड़ो, आता सेम ही। इसी तरह ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, आएगा सेम ही। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो। एसोसिएटिव लॉ क्या कहलाता है कि चाहे पहले बी और सी में इंटरसेक्शन करके, यहाँ पे बी और ए और बी में यूनियन करके फिर सी से कराओ, या चाहे बी और सी में यूनियन कर लो फिर ए से करा दो, तो इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहते हैं? ये बिल्कुल एक तरीके से इसी तरीके के है। जैसे मान लो हम लोग ये करते थे ए मल्टीप्लाई ए बी माइनस सी, ऐसे मान लो लिखा है, तो हम लोग क्या करते थे? सबसे पहले क्या कराते थे? ए मल्टीप्लाई बी, फिर माइनस लिखते थे, फिर ए मल्टीप्लाई सी। इसी तरीके से ये यूनियन लिखा है देखो। अच्छा, पहले ए यूनियन माने मल्टीप्लाई समझो, ए यूनियन बी हो जाएगा तो ए यूनियन बी हो गया। फिर बीच में जैसे ये माइनस लगा था तो यहाँ माइनस आ गया, इसी तरह ये इंटरसेक्शन लगा, इंटरसेक्शन आ गया, और ए यूनियन सी यहाँ पर आ गया। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहलाता है? डी मॉर्गन्स लॉ का कहने का सीधा मतलब क्या है कि जैसे पूरे का लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री लेना, तो यानी क्या है? ए का कॉम्प्लीमेंट्री कर दो, बी का कॉम्प्लीमेंट्री कर दो, और अंदर वाले साइन को चेंज कर दो, तो ये आ गया। इसी तरीके से इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, और इसमें क्या कर दिया? इस साइन को, इंटरसेक्शन था तो यूनियन में चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से ये कुछ प्रॉपर्टी दी गई हैं, आप लोग देख लेना। आई होप आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करना, अप्रिशिएट करना। हम लोगों का कमेंट जो है वो पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से पीजीटी के सारे लेक्चर्स मैं बनाऊंगा, और बिल्कुल बेसिक टू एडवांस में पूरा का पूरा बना करके दिखाऊंगा। तो आई होप आज आप लोगों का बेसिक जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, कि जितना भी सेट से रिलेटेड जितना भी अपना बेसिक था बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।